हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स। हम आपको एक वीडियो कल दिए थे इकोनॉमिक्स का और आप लोगों से पूछे भी थे कि क्या ये सीरीज चाहिए आपको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स आया था बहुत अच्छा कि हाँ सर चाहिए। तो इसीलिए हम आपको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी इसमें करा रहे हैं ताकि आपके आगे जो भी क्वेश्चन आएगा वो समझने में आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो एक वीडियो हम आपको कल करा दिए थे, अगर आप नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हम आज बात करेंगे मॉनिटरी पॉलिसी, मतलब जो भी आपका मौद्रिक नीति है जो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उन सभी टर्म पॉइंट को हम आज इसमें देखेंगे और काफ़ी कुछ हमें समझने को मिलेगा। अगर आपको ये सब पॉइंट आ रहा है तो रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा, आपको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मौद्रिक नीति के बारे में। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि ये मौद्रिक नीति जो है मॉनिटरी पॉलिसी, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये नियंत्रण या कंट्रोल आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है, आरबीआई के द्वारा इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। और इसका मतलब जो आरबीआई के द्वारा इसका समीक्षा कितने दिनों पर किया जाता है, तो हर 2 महीने पर इन चीज़ों का समीक्षा किया जाता है। फिर आरबीआई वहाँ डिसाइड करते हैं कि मार्केट के अंदर अभी लिक्विडिटी ज़्यादा है या कम है, तो उस बेसिस पे क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है। समझ गए। तो देखिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में बता देते हैं। ऐसे हम इसके बारे में डिटेल आपको कल बता दिए थे वीडियो में। ठीक है, इसका ज़रूरत है आज थोड़ा सा, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए तो इन्फ्लेशन मतलब आपको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब क्या होता है, महंगाई बढ़ जाना चीज़ों को। ठीक है, महंगाई भी इसमें मतलब दाम भी सामान का बढ़ जाता है और लोगों के पास क्या आ जाता है, तो पैसा भी आ जाता है। मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है और सामान का दाम भी बढ़ जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं, तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब कुल मिला करके बाजार में सामानों का दाम का क्या होना, बढ़ जाना, तो इन्फ्लेशन है। ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, तो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। कैसे कंट्रोल किया जाएगा तो हम जस्ट आपको नीचे बताएंगे, अभी आप बस अभी इतना बात समझ के रखिए। चलिए डिफ्लेशन में देखिए, डिफ्लेशन में क्या होता है कि बाजार में चीज़ों का मंदी आ जाना। समझ गए बात। तो इसमें क्या होता है कि एक तो क्या हुआ कि सामान का दाम भी कम हो गया और दूसरी बात लोगों के पास पैसा भी नहीं है, कम है, तो वस्तु का दाम भी इसमें कम हो जाता है और लोगों के पास पैसा भी कम हो जाता है। मतलब ना तो लोग के पास पैसा है और ना दुकानदार का सामान बिक रहा है इसमें, सस्ता होने के बावजूद भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। समझ गए इतना बात। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं और अच्छे से देखिए ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है। देखिए इसमें क्या हुआ कि अब चीज़ों का मतलब जैसे कि इसमें दोनों आ जाता है, बोथ कौन, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन में हम क्या देखें, चीज़ों का दाम बढ़ जाता था मतलब महंगाई हो जाएगा, और डिफ्लेशन में हम क्या देखें कि बाजार मंदा हो गया। तो ठीक है, यही बात है। देखिए महंगाई के साथ साथ क्या होना, बाजार मंदा होना। कि जैसे कि आप बाजार में अगर कभी जाते होइएगा तो देखते होगा बहुत सारा व्यापारी ऐसा होता है ना कि उसका सामान बिकते नहीं रहता है। ठीक है, मतलब महंगा रखा रहता है और उसका बिकते भी नहीं रहता और सामान का दाम भी महंगा रहता है। तो यहीं पे आपको एग्जाम्पल उसका देखने को मिलता है कि पहली बात ये कि उसका बिक नहीं रहा है, ठीक है, तो मतलब मंदी है उसके लिए, और दूसरी बात वो अपना सामान का दाम क्या रखा है, तो हाई रखा है। समझ गया बात। तो ये किसका हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए हम जो आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बताए हैं ना, ये आरबीआई के द्वारा कंट्रोल कैसे किया जाता है, हम मैं लिख के रखा हूँ नीचे, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले आप कुछ चीज़ों को और समझ लीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। अगर इन चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, बहुत लोग इन चीज़ों में डिफरेंस समझने में काफ़ी टाइम लगा देते और समझ नहीं पाते। लेकिन हम आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊँगा ताकि ये तीनों चारों एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम रेट की बात करते थे। देखिए बैंक रेट होता है और रेपो रेट होता है और रिवर्स रेपो रेट होता है। इसमें आपको मैं पूरा का पूरा क्लियर कराता हूँ, आप पहले सिंपल भाषा में समझिए। देखिए पहला क्या होता है कि आरबीआई और एक साइड आरबीआई होता है, दूसरे साइड क्या होता है, तो कमर्शियल बैंक होता है। कौन, कमर्शियल बैंक। अब इसके अंदर जो भी आप बैंक लेना है ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, पीएनबी ले लीजिए, जो बैंक भी लेना है ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक है। तो देखिए जब भी पैसा आरबीआई के द्वारा लोन लिया जाता है या दिया जाता है किसको, कमर्शियल बैंक को, तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो बैंक रेट बोलते हैं, यानी कि बैंक दर बोलते हैं। समझ गए। और सेम जैसे कि रेपो रेट में भी क्या होता है कि आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक को पैसा या तो दिया जाता है या आप ऐसे बोल दीजिए कि कमर्शियल बैंक के द्वारा आरबीआई से लोन लिया जाता है। तो मतलब दोनों केस में क्या हो रहा है कि आरबीआई से पैसा किसके पास जा रहा है, कमर्शियल बैंक के पास जा रहा है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, अगर दोनों में सेम ही काम हो रहा है तो दोनों का नाम अलग अलग क्यों है, तो अलग
अलग इसलिए है क्योंकि बैंक दर हम तब बोलते हैं जब आरबीआई से कमर्शियल बैंक पैसा लेता है लॉन्ग टाइम के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लंबे टाइम के लिए जब लेता है ना तब हम उसको क्या बोलते हैं, बैंक दर। एसएससी में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, समझ गए ना बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। लेकिन वही अगर रेपो रेट हम कब बोलेंगे, जब ये कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेगा कम समय के लिए, अल्प समय, लघु टाइम के लिए लेगा ना, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब देखिए अब रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया। अभी तो आप देख रहे थे कि आरबीआई से पैसा जा रहा था किसके, कमर्शियल बैंक के पास। अब यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स रेट में, रिवर्स का मतलब रिवर्स हो जाएगा। तो आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आएगा, कमर्शियल बैंक से। अब देखिए कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा ज़्यादा हो गया तो क्या बोलेगा कि आरबीआई को बोलेगा कि हम आपके पास रख देते हैं पैसा। तो यहाँ पे अब आरबीआई क्या हो गया, गर्जू हो गया, समझ रहे हैं ना। गर्जू हो गया मतलब इसको ज़रूरत नहीं लेकिन फिर भी रखना चाह रहा है। तो ये आरबीआई क्या बोलेंगे कि हम आपको ज़्यादा नहीं देंगे लोन, मतलब ज़्यादा रेट नहीं देंगे, कम रेट देंगे। तो किससे कम देंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कि यहाँ रेपो रेट अगर 10% था, एगो बात हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। रेपो रेट जब कमर्शियल बैंक को ज़रूरत था पैसा का तो आरबीआई से 10% पे ले रहा था। तो यहीं पर अब अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के अंदर पैसा रखेगा अपना तो ये बोलेगा हम आपको 8% देंगे, 6% देंगे, 7% देंगे, ऐसे इससे कम देंगे, समझिए। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। इस केस में कमर्शियल बैंक का पैसा किसके पास जाता है, तो आरबीआई के पास जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है, समझ गए। तो यही बातें यहाँ पे लिखा गया एकदम सिंपल भाषा में, समझ गए बात। तो हमेशा आप यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे रेपो रेट जो है, रेपो रेट ये ज़्यादा होगा हमेशा किससे, तो रिवर्स रेपो रेट से, समझ गए बात। तो इन चीज़ों की भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर, तो आपको तीनों पॉइंट हो गया ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं, यही बात यहाँ पे लिखा गया जो हम आपको समझाएं। आगे देखते हैं, देखिए अब आगे आ गया यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो। इन चीज़ों को ध्यान से समझिए। देखिए कैश रिजर्व रेशियो, कई बार इसका फुल फॉर्म सिर्फ पूछा जाता है, क्या कि कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ये एक बैंकिंग टर्म है, कई बार तो मिलान करने के लिए देता है तो बोलता है ये कौन सा टर्म है, तो ये बैंकिंग टर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो में कि बैंक क्या करता है, कोई भी कमर्शियल बैंक खुलता है तो वह उसके पास जो पैसा जमा होता है ना वो आरबीआई के साथ कुछ पैसा को जमा रखता है, समझ गए बात। मतलब क्या होता है, कोई भी बैंक है, ठीक है, क्या कमर्शियल बैंक है, तो ये क्या करेगा अपना कुछ फिक्स अमाउंट किसके पास, तो आरबीआई के पास इसको जमा रखना पड़ेगा। ये टर्म कंडीशन होता है, जमा रखना पड़ेगा, या 4%, 10% जो भी वहाँ का रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से इसको जमा रखना पड़ेगा। तो ये किसके साथ मेंटेन रखता है बैंक, तो आरबीआई के साथ। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता है कि कैश रिजर्व रेशियो जो है वो बैंक किसके साथ मेंटेन रखता है, आरबीआई के साथ मेंटेन रखता है, या अपने साथ मेंटेन रखता है, या गवर्नमेंट के साथ मेंटेन रखता है, और भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या टिक लगाना है कि कैश रिजर्व रेशियो जो है कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ उसको मेंटेन रखता है, समझ गए। ये टर्म कंडीशन पॉलिसी होता है। दूसरा आप देखिए SLR, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। देखिए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, आपको फुल फॉर्म याद रखना है। अब इस केस में क्या होता है कि बैंक का मतलब जैसे कि मान लिया जाए कि बैंक में जो पैसा भी आया, ठीक है, तो ये बैंक को अपने आप में सेल्फ मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके मम्मी पापा है घर में, ठीक है, तो वो लोग को जितना भी कमाई होता है उसका कुछ ना कुछ सेविंग अपने बैंक में रखते हैं ना, किस लिए, ताकि कोई इमरजेंसी हो जाएगा, कभी हॉस्पिटल का जरूरत हो जाएगा, चाहे कोई और इमरजेंसी हो जाएगा, तो इस सब के लिए रखते हैं। तो सेम समझिए बैंक क्या करते हैं, SLR के फॉर्म में ये अपने पास सेल्फ में क्या करते हैं, इन चीज़ों को रखते हैं, मतलब अपने साथ मैनेज रखते हैं। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, SLR बोलते थे। ये सेल्फ के साथ मैनेज रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि सपोज कीजिए कि किसी दिन, मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी दिन बैंक में 1000 रुपया जमा हुआ, सपोज कीजिए, ठीक है। तो अगर ये बैंक पूरा का पूरा कैश 1000 को अगर खर्च कर दिया, तो अगर दूसरे दिन मान लीजिए कि सुबह में कोई कस्टमर आ गया बैंक में पैसा लेने के लिए, और तो बैंक में कोई जमा करने नहीं आया, तो फिर उसको कहाँ से देगा बैंक। तो इसीलिए SLR को मेंटेन रखता है ना। तो जिस दिन कैश नहीं भी आता है बैंक में तो यहीं से इन पैसा को क्या किया जाता है, उनको दिया जाता है, समझ गया बात। तो इन चीज़ों को इसीलिए मेंटेन रखता है ताकि किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो तो उनको मेंटेन रखेंगे, तभी हम जाकर उनको फुलफिलमेंट करेंगे, समझ गए बात। क्योंकि आप जब भी बैंक में जाते हैं पैसा लेने तो आपको मिल जाता है, जब आप पैसा रखे रहते हैं तो इसीलिए मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे उन चीज़ों को मैनेज किया गया है। अगर ये बैंक बोलते कि ठीक है अभी आप थोड़ा देर वेट कीजिए, जब कोई आएगा जमा करने तो हम आपको देंगे, तो ऐसे नहीं ना चलेगा काम। तो इसीलिए SLR को मैनेज रखा जाता है बैंक को सेल्फ के साथ, समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं।
आगे जो है आपका ये है कि MSF। देखिए अब MSF जो होता है ये क्या होता है कि इसका मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। इसमें क्या होता है कि बैंक, जैसे कि सपोज कीजिए बैंक को, जो भी कमर्शियल बैंक है उसको अर्जेंट में थोड़ा सा क्या आ गया, ज़रूरत आ गया पैसे के, अर्जेंट में ज़रूरत आ जाता है पैसे के, तो वही बैंक क्या करता है कि RBI से परमिशन लेता है और SLR का जो उनके पास जो भी है चीज़ें, उन चीज़ों को क्या करता है गिरवी रख करके और फिर से क्या करते हैं वो RBI से लोन ले करके फिर उन चीज़ों को कस्टमर के नीड को फुलफिल करते हैं। यही होता है क्या, MSF होता है। मतलब इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, स्टैंडिंग फैसिलिटी, सॉरी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। इसका क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। इनका आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक आता है OMO, मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, इसको सही कर लीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि RBI के द्वारा क्या किया जाता है कि चीज़ों को, महंगाई को कंट्रोल किया जाता है इसी के द्वारा। तो देखिए महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए, बाजार में आर्थिक गति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, ये पॉलिसी अपनाया जाता है। किस लिए, कि महंगाई को नियंत्रण करने के लिए और मंदी को नियंत्रण करने के लिए। कैसे, तो देखिए हम आपको नीचे समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन चीज़ों को आप ध्यान से आप समझिए, आपको पूरा कुछ क्लियर हो जाएगा। हम आपको इन्फ्लेशन में क्या बताए थे कि बैंक का जो होता है, मतलब सॉरी, इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई जो होता है क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा भी आ जाता है और महंगाई बढ़ जाता है। तो इसमें अब क्या होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, तो RBI के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो जो मार्केट के अंदर जो पैसा RBI जो भेज रहा है, तो उस पर ऊपर क्या करेगा, जो लोन दे रहा है बैंक को, तो उसके ऊपर रेट को बढ़ा देगा। सपोज कीजिए कि पहले था, आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि पहले RBI क्या करता था कि कमर्शियल बैंक हो गया यहाँ पे, तो इसको 6% पे लोन देता था, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को क्या करता था, तो पब्लिक को ये 2% एक्स्ट्रा लेकर के और 8% पे लोन देता था। तो यहाँ पे अब क्या आ गया, पब्लिक आ गया, ठीक है। तो पब्लिक को अब 8% पे लोन मिलता था, तो ये क्या, कार लेते थे, होम लेते थे, ये सब कुछ लेते थे। तो अब इनके पास क्या आता था, पैसा इस फ्लो में आता था। तो अब इस फ्लो में जब पैसा आ रहा था तो RBI को ऐसा महसूस हुआ कि सामान का दाम बाजार में बढ़ गया, मतलब बाजार में अब पैसा बढ़ गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब RBI क्या करेगा कि यहाँ पे इस रेट को क्या करेगा ना, कि अब बढ़ा देगा, क्योंकि इनको मार्केट को कंट्रोल करना है कि मार्केट में आप तरलता को कमी करना है। तो कैसे कंट्रोल करेंगे, तो यही RBI के द्वारा अब क्या किया गया, 6% की जगह अब यहाँ पे 10% कर दिया गया, कमर्शियल बैंक को 10% पे मिलेगा। तो अब ये पब्लिक को कितने पे देंगे, तो पब्लिक को फिर से ये 12% पे देंगे। तो इसके मतलब ये हो गया कि अब मार्केट में लोन महंगा हो गया, तो पब्लिक को अब लोन महंगा हो गया, तो पब्लिक क्या करेंगे, अब कार खरीदना थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा सोचना विचारना ज़्यादा करेंगे, समझ गए ना बात, होम खरीदना थोड़ा कम करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा अब कि अब चीज़ें जब लोन महंगा हो गया तो बाजार में तरलता कम हो गया, मतलब अब लोग ज़्यादा खर्चा करना नहीं चाहते, लोग के पास पैसा कम आ रहा है, जो कि बैंक के थ्रू आता था जो पैसा। तो अब यहाँ पे बाजार में जब तरलता कम होगा तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, और किसके द्वारा, तो RBI की हेल्प के द्वारा, ठीक है। तो यही बात डिफ्लेशन में यहाँ पे बताया गया, जो हम आपको ये चीज़ें अभी बताए हैं ना, यही बात डिफ्लेशन का पार्ट हो गया है, ठीक है। डिफ्लेशन में क्या होता है, देखिए अब डिफ्लेशन, ये तो इन्फ्लेशन आप समझ गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डिफ्लेशन में यहाँ पे क्या हो जाए कि हम रेट को क्या करते हैं, जैसे कि डिफ्लेशन आ गया, इसके मतलब मार्केट में क्या आ गया कि मंदी आ गया। मंदी आ गया मतलब अब यहाँ पे क्या है कि सामान बिक भी नहीं रहा है और लोग के पास पैसा भी नहीं, सामान के दाम घटने के बाद भी लोग के पास पैसा नहीं, इस वजह से नहीं बिक रहा है। तो अब RBI यहाँ पे क्या करे, जैसे RBI यहाँ पे लोन को महंगा किया था ना, तो RBI अब यहाँ पे क्या करेगा, लोन को सस्ता करेगा। किसके लिए, मेरा पेन इधर नहीं चला है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। देखिए जैसे कि सपोज कीजिए पहले 10% था कमर्शियल बैंक के लिए, अरे इधर पेन ही नहीं चल रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिए, चाहे एक बार इरेज करके लिख रहा हूँ, यहाँ से देखिए हम इस पॉइंट को ना यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि डिफ्लेशन में क्या था, पहले 10% पे, मतलब RBI था यहाँ पे, RBI 10% पे किसको, तो कमर्शियल बैंक को लोन देता था, समझ गया बात, 10% पे। तो ये कमर्शियल बैंक पब्लिक को कितने 12% पे देता था, समझ गया बात। अब यहाँ पे क्या हुआ कि चीज़ों, अब बाजार मंदा हो गया, लोगों के पास पैसा नहीं, तो RBI अब यहाँ पे क्या करेगा, लोन को सस्ता कर देगा। सपोज कीजिए 6% पे कर दिया, तो कमर्शियल बैंक के पास 6% पे आ गया, कमर्शियल बैंक अब 8% पे लोगों को देने लगेगा, पब्लिक को। तो फिर से अब बाजार में क्या होगा, तरलता आएगा ना, बाजार में तो पैसा आएगा, तो अब तरलता बाजार में बढ़ेगा और फिर से उन चीज़ों, मंदी को कंट्रोल किया जाएगा,
समझ गए बात। तो हम मंदी को भी कंट्रोल करते हैं और किसको, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करते हैं, जो मुद्रास्फीति था। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आप दोनों समझ गए। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते थे, जब महंगाई बढ़ गया था तो आरबीआई के द्वारा लोन के क्या होता था कि इसका रेट बढ़ा करके कंट्रोल करते थे, और जब डिफ्लेशन आ गया मतलब मार्केट मंदा हो गया तो हम इसमें अब क्या करेंगे कि चीज़ों को, रेट को क्या करेंगे, आरबीआई के द्वारा जो लोन का रेट है उसको घटा करके और बाजार में पैसा को बढ़ा करके हम कंट्रोल करेंगे इन चीज़ों को। दोनों चीज़ आप अच्छे से समझ गए। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जितना जल्दी हम करा देंगे आप देख लीजिएगा तो आपको उतना जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर आगे भी तो अभी बहुत कुछ करना है, ठीक है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा आज योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना, थोड़ा अगर लंबा वीडियो बन जाएगा तो देखिए पढ़िएगा जितना ज़्यादा उतना बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। देखिए ये एक्चुअली क्या है कि अभी पंचवर्षीय योजना चल तो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा ना, क्योंकि इसमें क्या हुआ ना कि बहुत सारा इंडस्ट्री लगा है, बहुत कुछ है। तो यहाँ से अगर थोड़ा अगर पढ़ लीजिएगा 10 मिनट के अंदर तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, जब योजना आयोग की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को। अब देखिए योजना आयोग जब बन के तैयार हो जाता था, इसको अनुमोदन किसके द्वारा मिलता था, मतलब फाइनल स्वीकृति किसके द्वारा मिलता था, तो ये मिलता था राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ, तो 6 अगस्त 1952 को। ये चीज़ें आप कॉपी में लिख लीजिए, ये चीज़ पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ, तो 6 अगस्त 1952 के हुआ, और योजना आयोग की स्थापना तो 15 मार्च 1950 के हुआ, ठीक है। देखिए बहुत सारे दोस्त का ये भी कमेंट था कि सर आप पढ़ाते हैं, ये बेसिक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपके एग्जाम में 12 क्वेश्चन बताएगा, ये आपको कोई भी नहीं सीधे 12 क्वेश्चन निकाल के दे देगा और बोलेगा आप बना लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो जितना लोग फॉर्म भरे हैं ना उस सबका सिलेक्शन हो जाता। तो आप पहले बेसिक पढ़िए, चीज़ों को समझिए बुझिए, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है जो सिर्फ आप पढ़ा जाता है, वो एग्जाम में नहीं आ जाता है, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है, समझे ना बात को। चलिए देखिए, आप बहुत लोग का अच्छा भी कमेंट था कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू करके आप इसको ख़त्म करा दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि हमको हमारे पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि देखिए दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहले योजना कब कब आया था, इन चीज़ों को अगर हम सीक्वेंस बना लेंगे ना तो हमें योजना के साथ साथ चीज़ों जो हुआ उसको याद करना हमको बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम पहले इसको देखते हैं, किसको देखते हैं कि योजना स्टार्ट कब से हुआ। देखिए पंचवर्षीय योजना है और ये स्टार्ट हुआ 1951 से। हमें सिर्फ एगो डेट याद रखना है, कौन, एक मतलब 1951 जो स्टार्ट हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 साल जोड़ेंगे, पंचवर्षीय योजना तो 51 में 5 जोड़े थे 56 पहला कंप्लीट हो गया, 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 दूसरा कंप्लीट हो गया, अब 61 में 5 जोड़ेंगे तो 66 तीसरा कंप्लीट हो गया। अब आपको ये चीज़ें याद नहीं रखना है, सिर्फ 51 याद रख लिए। अब आपको याद क्या रखना है कि इसके बाद 66 के बाद एक गैप आया, कितना का, तो 1966 से लेकर के और 69 के बीच में एक गैप आया जिसको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, जो हम आपको नीचे बताएंगे, ठीक है। योजना अवकाश, तो इन गैप को याद रखना है कि क्या है कि 66 से मतलब 69 में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं था, एक योजना अवकाश था। तो चलिए फिर अब 69 से शुरू होगा चौथा नंबर का, तो 69 से कब, तो 74 चलेगा, ठीक है। अब देखिए अब 74 से फिर क्या, तो 74 से ही कहाँ चलना था, तो 79 तक चलना था, लेकिन ये 1 वर्ष पहले खत्म हो गया। बात को समझिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा योजना, मतलब कौन सा पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले खत्म हो गया, तब 5वां पंचवर्षीय योजना, ऐसे आपको याद भी रहेगा, 5वां पंचवर्षीय योजना जो है 1 वर्ष पहले खत्म हो गया। और कब, तो 1978 में खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे सरकार बदल गया था, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था और उसने योजना आयोग को खत्म करके यहाँ पे 1978 से लेकर के और 80 के लिए 2 वर्षों के लिए क्या, तो यहीं पे रोलिंग प्लान लाया गया था। और ये किसके द्वारा रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था, तो गुरनार मेडल के द्वारा दिया गया था। इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा आगे भी आपको बताते हैं, पहले ये क्लियर कर लेते हैं डेट, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब उसके बाद क्या हुआ, तो 80 तक तो हमारा 78 से लेकर के और 80 के बीच में क्या, तो हमारे पास क्या आ गया था, मतलब रोलिंग प्लान आया था। तो इन चीज़ों को छोड़िए, अब देखिए फिर से 80 से लेकर के 85 तक एगो योजना चलेगा, फिर 85 से 90 7वां, और फिर देखिए यहाँ पे 90 से लेकर के और 92 के बीच में एगो फिर से क्या आया, गैप आया। समझ गया बात, तो इन गैप को हमको याद रखना है कि 90 से 92, फिर 92 से 97 एगो चलेगा कंटिन्यू, फिर 97 से 2002, फिर 2002
यार 2 से 7 और 7 से कितना 12 और 12 से 17 यहाँ लास्ट हो गया। और इसके बाद क्या आ गया आपका नीति आयोग आ गया, समझ गए। तो नीति आयोग कब आया था तो इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते, समझ गए। नीचे जो 2-3 पॉइंट फैक्ट है उसको हमको आपको पहले दिखा देते हैं ताकि आपको ऊपर वाला समझने में ज़्यादा सफल मतलब ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे असफल योजना कौन सा रहा था तो तीसरा योजना सबसे ज़्यादा असफल रहा था। क्यों? क्योंकि तीसरा योजना का हम आपको कार्यकाल क्या बताएं तो बताएं क्या 61 से लेकर के और कितना तो 66 तक। और इस बीच में क्या हुआ था 1961 है, ये तो आप समझ ही रहे होइएगा ना। देखिए अब इस बीच में क्या हुआ 62 में मतलब युद्ध हो गया, किसके तो चाइना के साथ हो गया। और 65 में किसके साथ हो गया तो पाकिस्तान के साथ हो गया। तो ये अब बीच में 2 युद्ध हो गया, तो ये योजना कैसे सफल होगा तो यही तीसरा योजना सबसे असफल हो गया। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। देखिए आपको योजना अवकाश का काल क्या था हम आपको अभी बताएं क्या 66 से 69 था। अब इसी योजना अवकाश के काल में ही क्या हुआ था कि भारत के अंदर हरित क्रांति आया था। और कब तो मतलब 67 से 68 के बीच में। आपको कमेंट में ये बताना है कि भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहते हैं और वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति के पिता किसे कहते हैं, क्योंकि इस दोनों बातें में काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें कॉमेंट में बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इतना एफर्ट अगर आप डालिएगा एक बार नेट से सर्च करके लिखिएगा ना तो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा, समझ रहे हैं। तो हम तो 2 ही सेकंड में यहाँ बता देंगे, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, समझ गए बात। चलिए अब इन चीज़ों को तो हम याद रख लिए, तीनों डेट को हमें यही तीनों डेट याद रखना है कि 66 से कब तो 69 और 78 से कब तो 80 और 90 से कब तो 92। उसके बाद हमारा सारा के सारा क्या होगा 91 में यानी कि 51 में 5 जोड़ करके चले जाएंगे, समझ गए बात। तो देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ें भी पूछा जाता है क्वेश्चन में क्या कि कौन सा पंचवर्षीय योजना है जो कि 1 वर्ष पहले खत्म हो गया था 5वीं, ठीक है। रोलिंग प्लान कब आया था तो ये मतलब 78 में आया था। और किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया था तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुआ था तो 74 से लेकर के और 78 तक खत्म हुआ था, समझ गए बात। चलिए अब हम आपको ऊपर का चीज़ दिखाते हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, समझ गए ना बात। चलिए देखिए अब आपको जो यहाँ पे हम सिर्फ वही पॉइंट की बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हम टू द पॉइंट लेकर आपके लिए आए हैं। देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना था किसके मॉडल पे आधारित था तो हैराल्ड डोमर मॉडल के आधारित था। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस बात पे जोर दिया गया था तो कृषि पे जोर दिया गया था, क्योंकि भारत कैसा एक देश था तो कृषि प्रधान देश है भारत। तो यहाँ पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले कृषि पे जोर दिया गया कि कृषि के लिए क्या क्या किया जाए, नहर कहाँ बनाया जाए, डैम कहाँ बनाया जाए, कृषि को कौन सा बीज दिया जाए, इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया। दूसरा मॉडल जो है पीसी महालनोबिस के ऊपर आधारित है और ये तो पता न कई बार पूछा गया, ठीक है। पीसी महालनोबिस पे आधारित है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि जितना भी भारी उद्योग जो अभी देख रहे हैं भारत में वो सब की स्थापना कब हुआ था तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। चलिए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा सबसे असफल रहा था, ये हम आपको बता दिए। और 66 से मतलब 61 से कब तक तो 66 तक रहा था। किस पर मॉडल पर आधारित है तो सैंडी, चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस, ये तीनों लोग मिल करके बनाए थे इसको, ठीक है। और इसमें क्या तो आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया था। मतलब अब हमारे पास पहला में कृषि आ गया था, दूसरा में अब कारखाना भी लग गया था, मतलब उद्योग भी लग गया था। तो हम क्या बोले कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, मतलब हम अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और अपने देशों का चीज़ यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारे देश का कंडीशन जो है वो सुधर सके, समझ गए। चलिए देखिए चौथे में ऐसा कुछ याद रखने वाला नहीं है। यही हुआ कि तीसरे में जो चीज़ें हम आत्मनिर्भर को अचीव नहीं कर पाए थे, मतलब 2 युद्ध हो गया था इस वजह से, तो हम इसमें क्या किए कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर हम क्या किए कि बल दिए कि हम अब इसमें भी आत्मनिर्भर को ही सुधार करना चाह रहे थे। चलिए 5वां देखिए। 5वां है आपका डीपी दर पे आधारित है। ये मॉडल किस पे डीपी दर पे आधारित है, अब इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें ही 5वें पंचवर्षीय योजना में ही क्या किया गया कि गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। पता न कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि गरीबी उन्मूलन का नारा कब दिया गया तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये योजना 1 वर्ष पहले भी खत्म हुआ। इस योजना के बाद रूलिंग प्लान है, तो ये सब बात आपको याद रखना है। और किसके द्वारा दिया गया गरीबी उन्मूलन का नारा तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब चलिए हम 6ठा में बात करते फिर से। यहाँ 78 से लेकर के हम आपको क्या बोले थे 80 तक खत्म करना है, नहीं इसको रखना है, इंक्लूड इसमें नहीं करना है। तो फिर अब क्या आएगा 80 से 85 छठा पंचवर्षीय योजना। इसमें देखिए इनपुट आउटपुट है, मतलब इसमें देखिए इसमें सबसे भारी बात जो आपको याद रखना है कि इसी में हुआ था क्या तो नाबार्ड की स्थापना हुआ है। आप कई बार पढ़े भी होइएगा नाबार्ड, ठीक है।
BARD, नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है ना, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि किसान को बहुत हेल्प किया जाता है, जो किसान है, फार्मर है, उनको लोन उन सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। अभी एक चीज़ करंट अफेयर में बहुत चर्चा में क्या कि इसके जो है अभी मतलब हेड कौन है, तो GR चिंताला है इसके हेड, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या किया गया कि छठी पंचवर्षीय योजना में कि नारा जो दिया गया था वो कौन सा नारा दिया गया था कि गरीबी उन्मूलन तो था ही, लेकिन रोजगार सृजन के साथ। तो इस दोनों में आपको डिफरेंट पता रखना है। पहला में क्या, गरीबी उन्मूलन, अगर सीधे पूछे गरीबी उन्मूलन का नारा कब दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर ये पूछ दे कि रोजगारी यानी कि रोजगार सृजन के साथ गरीबी उन्मूलन का नारा कब दिया गया, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि लोग 5वीं छठी दोनों ऑप्शन में रहता है, सीधे 5वीं पे टूट के टिक कर देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 8वां पंचवर्षीय योजना। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना ये किसके, तो इसके जो तैयार किया गया था ना, जो पूर्व राष्ट्रपति है उनके मतलब देख रेख में इनको तैयार किया गया था, यानी कि प्रणब मुखर्जी जी के देख रेख में इन योजना को तैयार किया गया था। और ये सबसे सफल योजना रहा था। क्या रहा था, सबसे सफल, मतलब सफल योजना रहा था। सबसे ज़्यादा विकास यहीं पे इसी योजना में देखने को मिला था। तो सबसे असफल कौन हो गया, तीसरा, और सबसे सफल कौन है, तो 8वां। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या मेन बात किस पे ध्यान दिया गया, तो मेन बात जिस पे ध्यान दिया गया वो था आपका कि मानव संसाधन का विकास, मतलब जैसे कि मतलब आदमी के लिए, ह्यूमन के लिए क्या क्या विकास और किया जाता है कि उनका जीवन एक बेहतर हो सके, कंफर्टेबल हो सके, वो अच्छे से जी सके, अच्छे से खान पान ले सके, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है। देखिए अब 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि इनमें जैसे कि सामाजिक न्याय और मानवता की साथ, मतलब सामाजिक न्याय के मतलब यहाँ पे ये था कि ये देखा गया, यहाँ पे एनालिसिस किया गया कि आज़ादी इतने दिन पहले हुआ, भारत को आज़ाद इतने दिन पहले भारत हुए, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग को क्या मिल रहा है कि सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों पर भी हमें काम करना चाहिए। तो इस योजना में इस बातों पर भी ध्यान रखा गया, कंसिडर किया गया, सामाजिक न्याय की बात कहा गया इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए 10वीं में ऐसा कुछ नहीं, इन्हीं बातों को मतलब देख रेख किया गया, एक्सटेंशन किया गया। 11वीं में आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं क्या कि तीव्रता और अधिक समावेशी विकास, मतलब जो विकास हो रहा था उसमें क्या किया गया कि और हम तीव्र लाएंगे, मतलब और तेजी से विकास करेंगे, ठीक है। और अगर मैं 12वीं की बात करूं तो इसमें क्या है, तीव्रता, संपोषणीय और अधिक समावेशी, इसको कर लीजिएगा संपोषणीय। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया, देखिए इसको क्या लिख लीजिएगा, तो संपोषणीय, ठीक है। तीव्रता और संपोषणीय के साथ अधिक समावेशी विकास। तो मतलब आप ये समझिए कि जो हमारे पास विकसित जो चल रहा था ना, विकास चल रहा था, डेवलपमेंट, उसी में हम क्या करें, चीज़ों को एडिशन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस आप यहाँ पे 11वीं 12वीं के लिए इतना याद रखिए कि तीव्रता के साथ अधिक समावेशी विकास करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। चलिए हम एक बार आपको रिविजन के तौर पर दिखा देते हैं चीज़ें, ठीक है। तो हम यहाँ तक कर लिए थे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, और जो बचा हुआ है हम उन 3-4 वीडियो में हम आपको सब दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए कि हम यहाँ पे क्या देखे थे कि हम पहली बात कि हम याद करने के लिए ट्रिक जो देखे थे, हम 51 से 56, मतलब 51 से हम 5 जोड़ते जाएंगे। और हमें कहाँ से कहाँ को याद रखना है कि हमें कंसीडर नहीं करके चलना है। तो हमें 2 चीज़ें कम से कम, तो देखिए 66 से लेकर के, और हम आपको क्या बोले, 66 से लेकर के और 69 तक, फिर कब से, तो 78 से 80 तक, और फिर कब से, तो 90 से लेकर के और कहाँ, तो 92 तक। हमें इन चीज़ों को याद रखना है। बाकी जो है उसमें हम 5 जोड़ करके हम आगे बढ़ जाएंगे। और एगो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें हम क्या करेंगे, 1 वर्ष पहले ख़त्म कर लेंगे, मतलब 74 से सिर्फ 78 तक चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और आपको कैसा लगा ये वीडियो एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपका वेट करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने के लिए इसी तरह से। क्योंकि हम आपको पता है टू द पॉइंट इसलिए बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ डिटेल हम डिस्कस नहीं करते। बहुत सारा बैंक का ऐसे टर्म है जो हम आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना, तब हम उसमें कराएंगे कि कौन सा बैंक मर्ज हुआ है, कितने अभी प्राइवेट बैंक है, कितने सरकारी बैंक है। क्योंकि ये सब एक करंट अफेयर से रिलेटेड पार्ट बन जाता है। और ये कैसा, तो एक स्टैटिक रिलेटेड पार्ट है जो आप किसी भी परीक्षा को देते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास बहुत ज़्यादा काम आएगा। समझ गए बात। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।